यार सबसे पहले एक बाउंसर क्वेश्चन, सही है? टॉपिक से ज़रा हट के, सही है? तो जिसने सही जवाब दिया बहुत अच्छी बात है। अब आज मैं इनाम नहीं देने वाला, इसके बाद फिर दूंगा इंशाल्लाह। सही है, आज से शुरुआत करते हैं बाउंसर क्वेश्चंस की, ज़रा कोर्स से हट के। सही है, एक आध क्वेश्चन ज़रा स्टार्ट में करेंगे ताकि आप लोगों का मूड फ्रेश हो। तो कोई मुझे बताएगा कि आप लोग जो लेस खाते हो, या चलो हम ले लेते हैं स्टिंग, तो जो नाम स्टिंग रखा है, ये ब्रांड नेम है, ये कंपनी का नाम है? सबसे पहले तो ये बताए कोई, जिसको पता है वो बताएं। ब्रांड नेम है, आप क्या कहते हो? ब्रांड नेम, बॉयज एंड गर्ल्स से ये एक आंसर आया है। हाँ, अच्छा, आपको पता है ये कौन सी कंपनी बनाती है स्टिंग? पता है आप में से किसी को? चलिए लेस का बता दे, कुरकुरे का बता दें। हाँ, अरे यार ना कर भाई साहब, आप एक्सपीरियंस लोग हैं। हाँ, नहीं पता? और ना करें, लोकल कहाँ बनते हैं? लेज आपको लोकल लगते हैं? कुरकुरे पूरे पाकिस्तान में घूमे, कराची तक जाएं, पेशावर तक जाए, आगे वजीरिस्तान तक, कश्मीर तक, लेज आपको हर जगह मिलेंगे। लोकल तो नहीं है ना? वो लोकल होते हैं, वो 5 वाले चिप्स होते हैं, वो आप बचपन में खाते थे, वो लोकल होते हैं। वो उस वक्त तो 2 रुपए वाले चिप, 2 रुपए वाले कभी खाए हैं? हाँ, सही है, फिर मैं ज्यादा पुराने जमाने का नहीं हूँ। तो वो लोकल होते हैं, वो हर शहर में अलग अलग बनते हैं, वो अजीब अजीब से नाम रखे होते हैं। क्या क्या नाम होते थे यार, आप लोगों के तो नाम भी अलग होंगे ना? वो याद नहीं आ रहे अभी कुछ खास। कहीं याद है किसी को 5 रुपए के जो चिप्स होते थे, कहीं उसमें जो मशहूर टाइप, आप लोगों को कौन सा पसंद था? क्या मतलब यार, ये भी नहीं याद? चलें मैं बता देता हूँ। कुरकुरे, लेज, वेवी, ये जो स्नैक्स वाले साइड पे आ जाते हैं, इनको हम स्नैक्स कहते हैं। सही है, वो सांप वाले स्नैक्स नहीं, चिप्स वाले स्नैक्स। सही है ये। और स्टिंग, 7 अप, पेप्सी, मरेंडा, ये सारे एक ही कंपनी के हैं, एक ही कंपनी बनाती है। उस कंपनी का क्या नाम है? वो भाई साहब ने क्या बताया? पेप्सी, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, ये कंपनी है, और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। पेप्सी का नाम आपने अच्छा खासा सुना है। सही है, पेप्सी कंपनी ये सारे बनाते हैं। अब आप लोग कहेंगे यार पेप्सी तो लेस कैसे बनाती है? तो कंपनी है, वो कुछ भी बनाती है, वो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से वो बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स में वो एंटर होते हैं। जिस तरह आप नेस्ले है, तो नेस्ले का आपको डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सही है, वो आपको जूसेस में भी मिलेंगे, वो आपको मिल्क में भी मिलेंगे। उनके जो जिस तरह ऑल पर है, तो इस तरह नेस्ले की भी हैं। जूस में भी उनके टाइप्स होते हैं, डब्बे वाली जूस, वो बोतल वाली जूस। सही है, तो ये आज का एक एक्स्ट्रा आपके लिए एक नॉलेज गाइड के भाई, ये जो आप जो खाते हैं, लेस, कुरकुरे, वे भी। सही है, और बाकी 7 अप, मरिंडा, स्टिंग, पेप्सी का अपना, ये सारे पेप्सी बनाते हैं। तो आज आप लोगों ने ये करना है कि जाके कहीं से लेज ले या 7 अप स्टिंग ले, तो बस आप लोगों ने क्या करना है, उसके पीछे जाके वो जो स्टिकर टाइप जो लगा होता है ना उसके इर्द गिर्द, वो उसकी पीछे वाले साइड पे एक डिटेल टाइप लिखी होती है इंग्लिश में। सही है, वो कोई नहीं पढ़ता, वो आपने पढ़ना है, उसमें से ढूंढना है, उधर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय, आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपने देखना है और कल मुझे ये कंफर्म कराना है कि हाँ वहां पेप्सी लिखा था कि नहीं लिखा। सही है, अच्छा चलें आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग अपने नोट्स में से देख लें, ये आपको नोट्स मिल गए, बोले आई यही है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हमने कल इसके ऊपर बात की थी। सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? सही है, सेंट्रलाइजेशन में ये है कि वो जो कंपनी के फंक्शंस होते हैं, किसी एक फंक्शन को वो डिवाइड नहीं करते, वो हेड ऑफिस में एट अ सिंगल प्लेस वो वहां से ऑपरेट करते हैं, और बाकी जो उनके ब्रांचेस है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट एरियाज में, वो एक ही जगह से हैंडल हो रहे होते हैं, कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो HR का डिपार्टमेंट है या IT का है, वो सेंट्रल होता है।
सही है, हेड ऑफिस पे, तो वो बाकी ऑफिस को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सेंट्रलाइजेशन है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि यार आपने ये इंश्योर करना है, साधना में ना आपने क्लास के बाद, ये पीछे ऑफिस है कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे मिसरदा बैठती है, उनसे आपने मिलना है क्लास के बाद लाजमी, और उनसे आप जो भी है आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो व्हाट्सएप में ऐड कराना है, और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो क्लासेस हुए हैं तकरीबन कोई 4 से 5 ओरिएंटेशन को मिला के 5 क्लासेस हुई, तो वो आपको ताकि रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँ। सही है, तो कोशिश करें कल तक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल तक ना भी हो तो एटलीस्ट परसों तक आप कवर कर लें। सही है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये वैसे बिल्कुल पहले वाले टॉपिक से ज़्यादा लिंक नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन उसके उलट, यानी हम फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज करते हैं, यानी एक सेंटर पे ला के नहीं रखते, उसको हम हर ब्रांच पे अलग अलग ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रांच मैनेजर्स की, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अब ब्रांच मैनेजर जो है वो हम लोकली हायर करते हैं, हर ब्रांच के लिए अलग अलग, क्योंकि वो लोकल मार्केट को जानते हैं, वो अकॉर्डिंगली हैंडल भी कर सकते हैं। तो ये दो हमने पढ़े थे, एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। अब एडवांटेजेस एंड बल्कि एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैंने आपको कहा था आप लोग पढ़ लें, कुछ ना कुछ हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अब देखें वही बात, सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस, देयर आर डिसएडवांटेजेस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड वाइस वर्सा। सही। तो लेस डुप्लीकेशन इन सेंट्रलाइजेशन क्या मतलब है? लेस डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी 3 से 4 ऑफिसेज हैं और हेड ऑफिस आपका है लाहौर में, सही है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप हर ऑफिस में अलग अलग से एक फंक्शन चला रहे हैं, तो जाहिर बात है डुप्लीकेशन तो आएगी। अब जैसे एचआर की बात करते हैं, सही है, या एचआर छोड़े, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन वाले नॉर्मली ये सपोर्ट फंक्शंस कर रहे होते हैं, ये अगर हेड ऑफिस में बैठ के एक ही जगह से ऑपरेट करते हैं, तो सपोज करें इनका कोई प्रिंटिंग के कोई चार्जेस आते हैं, तो वो एक ही ऑफिस में आ रहे होंगे, एक ही ऑफिस से सारों को हैंडल कर रहे हैं। सही है। अगर कोई इन्होंने ईमेल टाइप करनी है तो एक ही ऑफिस से सारों की ईमेल जाएगी, अलग अलग से वो नहीं करेंगे। या अगर इन्होंने कोई मीटिंग करनी है, कोई ट्रेनिंग सेशन कराने हैं, सही है, जनरल पॉलिसीज से रिलेटेड, ये हम पॉलिसीज वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे। सही है। टेक्निकल ट्रेनिंग्स तो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं कराते, तो जनरल जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो एक ही जगह से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन अब अगर हर ऑफिस पे जा जाके वो अलग कर रहे हैं, तो हर टीम की अलग अलग से कॉस्ट आएगी। प्लस वो जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हायर किए हैं अलग अलग ऑफिस पे, तो अगर नॉर्मली आपने हेड ऑफिस पे 10 लोग रखे हैं, और 10 के बजाय अगर आप हर ऑफिस में से 5-5, 6-6 बंदे भी दूसरे साइड पे रखें, तो अगर आपके 4 ऑफिस हेड ऑफिस के अलावा है, तो ये टोटल कितने बन गए? 5 × 4 20 बन गए। तो उसके हवाले से उसकी बनिस्बत आप इधर 10 लोग रखें हेड ऑफिस में, 10 लोग वो सारे चलाएं, लेकिन ये है कि 20 से तो एटलीस्ट हाफ है ना, तो आपकी कॉस्ट कम आती है, तो डुप्लीकेशन नहीं आती। या खास तौर पे इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है आईटी का। आईटी का जो डिपार्टमेंट होता है वो नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड होता है। आपकी जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आईटी के मसले मसाइल है, वो सारे हेड ऑफिस पे चल रहे होते हैं। अब अगर आप हर ऑफिस के लिए अलग अलग आईटी टीम रखें और वो आप उधर भेजें, तो इतना कोई ज़्यादा काम नहीं होता हर ऑफिस पे। अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिपेंड करते हैं, मैंने आपको कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करता है। जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो चीज़ को डिसेंट्रलाइज्ड रखें। सही है, क्योंकि वो अगर सिर्फ हेड ऑफिस से ऑपरेट करेंगे तो उस तरीके से नहीं चल सकते। अब जैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंने आपको पेप्सी का भी बताया, या अगर हम नेस्ले को देखें, यूनिलीवर को देखें, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है। सही है। अब ये नॉर्मली ऑपरेट करते हैं बाहर से, इंटरनेशनल मार्केट से। अब उनके पाकिस्तान में भी है ऑफिस, फिर पाकिस्तान के अंदर लाहौर में अलग होते हैं, कराची में अलग होते हैं, इस्लामाबाद में अलग होते हैं। अब सपोज करिए कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वो यूएस से ऑपरेट कर रही है और वहां यूएस से बैठ के आप कहते हो कि यार सब सेंट्रलाइज रखो, तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ना। आप एचआर की टीम सिर्फ उधर यूएस में बैठी है, एचआर को क्या पता कि पाकिस्तान के लोग कैसे, किस मूड के होते हैं, किस किस्म के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, उनके जो एजुकेशन लेवल्स है वो क्या है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई बंदा हायर करना है, तो वो तो अपने लिहाज से कह रहे होंगे कि यार जिसने पढ़ा है कोई 10th ग्रेड तक या ये वो, तो वो ग्रेड्स के लिहाज से कर रहे होते हैं, हम क्लासेस के लिहाज से चल रहे होते हैं। सही है। या उनकी कोई और टर्मिनोलॉजीज होते हैं।
तो वो उस लिहाज से अगर वो कर दे, मेंशन करे क्राइटेरिया में, तो इधर पाकिस्तान से कोई बेचारे अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है। इस तरह अगर वो इंटरव्यू लेंगे तो वो अपने लोगों को माइंड में रख के आपसे इंटरव्यू ले रहे होंगे। लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, कल्चरल बैरियर्स आते हैं, सही है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मजबूरन वो कुछ चीजों को डिसेंट्रलाइज करते हैं ताकि लोकल मार्केट में जो ऑफिसेस ऑपरेट कर रहे हैं उनको लोकल मार्केट का ज्यादा अंदाजा होता है, ज्यादा इल्म होता है। तो जब आप उनको अथॉरिटी देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, तो वो चीजें ज्यादा सही से चलती है। लेकिन इतनी भी अथॉरिटी नहीं देनी कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए और वो हेड ऑफिस के अथॉरिटी के अलावा या उनके अप्रूवल के अलावा बगैर वो अपने डिसीजंस ले रही हो। तो आपने दोनों को बैलेंस रखना है, सही है। तो लेस डुप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे कि अगर सेंट्रलाइजेशन है तो डुप्लीकेशन कम होगी, सही है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड सिस्टम्स अक्रॉस द बिजनेस, थैंक यू यार, वो पीडीएफ जरा भेज दें मुझे। हाँ, कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड सिस्टम्स अक्रॉस द बिजनेस। हाँ, अब कंसिस्टेंट क्यों कह रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर हेड ऑफिस पे एक फंक्शन है वो हेड ऑफिस से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो हर ब्रांच के लिए जो भी पॉलिसीज होंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगे, एक ही होंगे। अगर आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो उसमें फिर मसला क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा, इसी का एडवांटेज डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, डिसएडवांटेज, तो मैं इसलिए दोनों साइड पे वो रिलेट कर रहा हूं। तो अगर एक ही जगह से वो हो रहा है, बस अगर एक ही जगह से वो ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि आईटी का फंक्शन है या एचआर का, तो अब एचआर अगर है वो हेड ऑफिस से वो देख रही है सारी चीजें। कराची वाले ऑफिस में भी अगर किसी को हायर करना हो तो वो लाहौर के हेड ऑफिस में जो एचआर की टीम बैठी है वो उनको अप्रोच करती है, वो पोस्ट करती है, फिर लोग उनको सीवी भेजते हैं, यहीं से उनको कॉल जाती है। अगर इंटरव्यू भी लेना हो तो इवन एचआर उनको जूम पे कनेक्ट करवा के लाइव इंटरव्यू लेते हैं, और ऐसे होता भी है, सही है। मेरे खुद कराची, मैंने लाहौर से बैठ के मैंने कराची के लिए मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, कराची में कुछ कंपनीज के लिए, सही है। तो वो उनके जो होते हैं टीम्स होते हैं वो सेंट्रल होते हैं, लेकिन ऐसे भी है कि वहाँ पे हम बाकायदा जाते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज देते हैं, सही है। तब ये है कि अगर एचआर की टीम है और इधर से ऑपरेट कर रही है, तो कराची में अगर उन्होंने बंदा हायर करना है, इस्लामाबाद में करना है, कहीं फैसलाबाद में उनका ब्रांच है वहां पे करना है, तो उनके पॉलिसीज कंसिस्टेंट होते हैं, उनके पे लेवल्स कंसिस्टेंट होंगे। कोई ये गिला नहीं करेगा कि यार कराची में तो मुझे कम मिल रही है, तो इस्लामाबाद वाला कहेगा कि यार वो मुझे भी कम मिल रहे हैं, फैसलाबाद वाले को ज्यादा मिल रहे हैं, सही है। या टाइमिंग्स के डिफरेंसेस होते हैं कि यार हम तो 9 to 6 काम कर रहे हैं, ये लोग तो भाई 10 बजे आके फिर 4 बजे चले जाते हैं, सही है। तो वो सारी चीजें कंसिस्टेंट होती हैं, फिर मसले मसाइल नहीं बनते ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट सही से चलती है। तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड सिस्टम्स अक्रॉस द बिजनेस, एवरीवन यूजेस द सेम डेटा, बेटर कोऑर्डिनेशन। जब चीजें कंसिस्टेंट होती है तो सारे ऑलमोस्ट सेम डेटा यूज कर रहे हैं। जैसे हमने आईटी की बात की, अब आईटी फंक्शन को अगर आपने सेंट्रलाइज कर दी है तो आप रोजाना बेसिस पे अपने बिजनेस में, जो आजकल तो सारी चीजें डिजिटल है, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं। जैसे हमने बात की थी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो आपका FA1 सब्जेक्ट है, उसमें हमने क्या कहा था कि जो आपके कैश फ्लोज हैं, यानी पैसों का आना जाना, ये जो फ्लोज हैं ये सारे आप रिकॉर्ड करते हैं, एक एक रुपया रिकॉर्ड करते हैं कि भाई अगर रुपया गया या रुपया आपके पास आया, रिसीव हुआ, वो बाकायदा आप रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री पास करते हैं। डबल एंट्री अभी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में, सही है। तो ये एक चीज जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो ये आजकल के जमाने में मैनुअली नहीं हो रहा होता कि यार रजिस्टर उठा के आप लिख रहे हो कि यार आज इतने पैसे आ गए, आज इतने पैसे चले गए, मैंने परसों इतने पैसे देने हैं, ये ऐसे नहीं होता, वो बाकायदा सिस्टम में चल रहे होते हैं, एक्सेल के थ्रू। एक्सेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो बाकायदा अकाउंट्स बन रहे होते हैं। अब जब अकाउंट्स बन रही हैं तो वो उसके पीछे क्या है, आईटी सिस्टम चल रहा होता है, वो बाकायदा क्लाउड पे आपके सारे अकाउंट्स पड़े होते हैं कि अगर आपका जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो अगर खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाए, कोई मसला आ जाए, डैमेज हो जाए, तो आपके जो भी फाइल्स हैं कंपनी के, वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़े हो। अब आप कहेंगे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन क्या होते हैं, वो होते हैं वर्चुअल, एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम क्लाउड कहते हैं। वो ऊपर बादल वाले क्लाउड की बात नहीं कर रहे, आपने क्लाउड का शायद नाम सुना भी हो, जो लोग आईफोन टाइप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि एक वर्चुअल सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है कि आपके जो भी फाइल्स है वो इंटरनेट के थ्रू अपलोड हो रहे होते हैं, सही है, सारे फाइल्स। तो अगर आपका जो है जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो अगर हैक हो जाए या डैमेज हो जाए, उसमें कोई इशू आ जाए, तो आपके फाइल्स वहाँ पे सेव पड़े होते हैं। आप कोई दूसरा लैपटॉप लें नया, उसमें अपनी आईडी लॉग इन करें और आपके सारे फाइल्स रिकवर हो जाते हैं,
सही है। तो जो मैं आईटी की बात करता, अगर आईटी आपकी हेड ऑफिस से ऑपरेट कर रही है तो वो सारे बिजनेसेस में, सारे ऑफिसेज में फिर आईटी के इक्विपमेंट्स, उनके फंक्शंस, उनके सॉफ्टवेयर वो कंसिस्टेंट होते हैं। सही है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर मैं यहाँ पे एक यूज कर रहा हूँ तो दूसरा जो मेरा ब्रांच है वो कोई दूसरा यूज नहीं कर रहा होगा, कंसिस्टेंट होते हैं। सही है। तो कंसिस्टेंसी से फायदा ये होता है कि कल को अगर मैंने फाइनल रिपोर्ट्स बनाने हैं पूरी कंपनी के लिए, तो फाइनल रिपोर्ट्स में मैंने एक ब्रांच का भी डेटा इंक्लूड करना है, दूसरी का भी करना है, तीसरी का भी करना है। इनके पास इतना कैश, इनके पास इतना है, इनके पास इतना है, तो टोटल कंपनी के पास इतना कैश पड़ा है। या अगर इन पे इतने कर्ज है, इन पे इतने हैं, इन पे इतने हैं, तो टोटल इतना है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने बनाए थे, वो जो ग्रुप होते हैं सारी रिकॉर्ड्स का, जो एक ही ग्रुप होता है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो कि हम आगे पब्लिश करते हैं। अब जब मैं वो बनाता हूं तो मैं सारी चीजों को क्लब करता हूं। अब क्लब तभी होंगे जब चीजें कंसिस्टेंट हो। वो किसी एक फॉर्मेट में बना रहे रिकॉर्ड, दूसरा जो ब्रांच है वो किसी और फॉर्मेट में बना रहा है, तीसरा जो ब्रांच है वो किसी और फॉर्मेट में। तो जब मैं उसको कॉन्सोलिडेट करूंगा, ग्रुप टुगेदर करूंगा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई इसमें से कैश कहाँ पे है, लाइबिलिटी कहाँ पे है, या प्रॉपरली उस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। सही है। तो सेंट्रलाइजेशन का ये भी फायदा है कि चीजें एवरीवन यूजेस द सेम डेटा, ये पॉइंट है। सही है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन होती है, इजियर टू मैनेज एंड वीव द कंपनी एज वन टीम, यूनिटी होती है। सही है। जब आप एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, एक ही जगह से सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, किसी पॉइंट में मसला हो तो बताया करें। सही है कि इसकी समझ नहीं आ रही। एक्सपर्ट स्टाफ आर लाइकली टू बी हायर्ड एट द सेंटर। हाँ, सही है कि वो सेंटर पे एक्सपर्ट स्टाफ आप हायर करते हैं। हर जगह के लिए आप अलग अलग वो नहीं कर रहे होते। और एक्सपर्ट का मतलब ये है कि नॉर्मली हेड ऑफिस वही एक जगह होती है कि जहां से स्टार्ट लिया गया होता है। तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं। और अगर आप चीजों को सेंट्रलाइज करते हैं, इसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग किसकी तरफ से हो रही है, हेड ऑफिस की तरफ से। तो वहां पे एक्सपर्ट लोग ज्यादा बैठे हैं। सही है। तो वो एक अच्छी बात होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सही है। अब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आते हैं। लोकल मैनेजर्स अंडरस्टैंड लोकल मार्केट नीड्स बेटर। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने ये बार बार शायद मेंशन भी किया। सही है कि भाई सही आपने चीजों का सेंट्रलाइज कर ली है, कंट्रोल भी है, डिसीजन मेकिंग भी सही से हो रही है, एक्सपर्ट लोग भी हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन भी है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज भी है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि जिन जिन एरियाज में आपने ऑफिसेज बनाए हैं या आपके ब्रांचेस या फैक्ट्रीज हैं, उस मार्केट के जो लोग हैं उसके बारे में वही के लोग ज्यादा जानते हैं, उनको ज्यादा इल्म होता है, बजाय ये कि अगर आप हेड ऑफिस से ऑपरेट करें। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि आपके सेल्स चैनल डिफरेंट एरियाज में है, यानी आपकी कंपनी है वो चीजें बनाती है और फिर वो सेल आउट करती है, लेकिन उनके फैक्ट्रीज बाकी एरियाज में नहीं है। फैक्ट्री भी इनकी लाहौर में है, उनका जो हेड ऑफिस है वो भी लाहौर में है। सही है। बस उनके जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है डिफरेंट एरियाज में। इस्लामाबाद में भी उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, कराची में भी है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या काम होता है? कंपनी के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो इनका काम ये है कि भाई जब चीज़ बन जाती है, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये चले जाते हैं फैक्ट्री से उनकी तरफ, और फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है कि भाई वो आगे मार्केट में वो चीज़ें फैलाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या मतलब? अब जैसे आप लोग तक लेस पहुंचते हैं, वेवी, कुरकुरे, स्टिंग आप पीते हैं, तो ये कैसे आते हैं? अब ये इंटरनेशनल कंपनी है, इन पूरे पाकिस्तान में इनकी एक ही फैक्ट्री होती है नॉर्मली। सही है। अब ये जब फैक्ट्री से सारी चीजें, सपोज करें कराची में इनकी फैक्ट्री है, अब कराची वाली फैक्ट्री ने कोई सपोज करें 10,000 स्टिंग बना दी है, 10,000 स्टिंग के कॉटन, एक स्टिंग नहीं। सही है। कॉटन में कोई 6 नॉर्मली होते हैं। अब 10,000 उन्होंने कॉटन बना लिए और वो रेडी पड़े हैं कराची में। वो क्या करते हैं, वेयर हाउस से गाड़ियां निकलती है, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं। सही है। और वो शिप होती है टुवर्ड्स डिफरेंट सिटीज जहां पे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। एक आध दिन में वहां पहुंच जाती है, इस्लामाबाद पेशावर तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की जो कंपनीज है जो इनके साथ अटैच होते हैं, उनका ये काम है कि भाई जो होल सेलर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं मार्केट में, उनके साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स हुए होते हैं कि यार हमने महीने में आपको इतना इतना स्टॉक देना है। हर रिटेलर या होल सेलर के साथ उनकी बात हुई होती है, तो फिर अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि यार एक सेल्स चैनल है कि जहां पे मैंने एक मैनेजर बिठाया है। सही है। यानी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सपोज करें मेरी कंपनी ये है, जो मैंने आपको बताया स्टिंग। अब स्टिंग कौन सी कंपनी है उसकी?
पेप्सी कोला इंटरनेशनल, PCI। अब PCI जो है उन्होंने उनको रखा है। अब सपोज करें कोई नया एरिया है पेशावर में, उसमें मैनेजर चला गया, मैंने मैनेजर नया हायर करना है, तो मैंने वहां के लोगों पे ज्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है बिटवीन कराची के लोग और पेशावर के लोग, या लाहौर के लोग और पेशावर के लोग। अब यहाँ जरा लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जरा वो बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं, उनमें सिंपैथी ज्यादा नहीं होती। सही है, मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है, डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस हर जगह पे होते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पेशावर वाली साइड में देखें, वो जरा गुस्से वाले लोग होते हैं, जज्बाती लोग होते हैं। सही है, या अगर दूसरे साइड पे हम देखें जरा मेहमान नवाज भी होते हैं, तो वो सारी चीजें फैक्टर्स कंसिडर करके आप अगर उधर का कोई बंदा हायर करते हैं तो वो ज्यादा फायदा होता है। उसको पेशावर के मार्केट का पता है, वहां के लोगों का पता है कि मैं अगर मार्केट में निकलता हूं, मैंने रिटेलर से बात करनी है, उनको कन्विंस करना है, तो कैसे कन्विंस करना है। अब मैं इधर से लाहौर से एक बंदा भेजूं पेशावर, वो तो उधर रोने लगेगा कि ये क्या चल रहे हैं, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। या लाहौर के बंदे को मैं अगर क्वेटा भेजूं, बलोचिस्तान, सही है, आप समझ गए, तो मैं अगर उसको बलूचिस्तान भेजता हूँ, बेचारा तो उधर किसी ने खुदा ना खास्ता वो ऊपर पहुंचा दिया होगा। सही है, तो ये मसले मसाइल होते हैं, इसलिए आप लोकल नीड्स को देख के आप लोगों को हायर करते हैं या चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करते हैं, क्योंकि उनको लोकल मार्केट्स का ज़्यादा पता होता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल्स, हाँ, ये फास्टर डिसीजन मेकिंग क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब चीज़ों को आप सेंट्रलाइज करते हैं तो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की तरफ आप चल देते हैं। यानी जब भी कोई आपने डिसीजन लेनी हो, कोई सपोज करिए कोई कराची में जो ऑफिस है या फैसलाबाद में उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, सही है, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो बाकायदा प्रॉपर ईमेल करेंगे हेड ऑफिस को, उनसे मिन्नतें कर रहे होंगे, इजाजत ले रहे होंगे, फिर इधर के जो लोग हैं वो डायरेक्टर तक चीजें पहुंचाएंगे, एक एक स्टेप हायरार्की फॉलो करेंगे। सही है, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, हफ्ते महीनों तक लग जाते हैं उस चीज के अप्रूव होने में। तो अगर टाइमली अप्रूवल ना हो तो वो अगर बाद में आप डिसीजन लो भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डिसीजन एक तो आपने क्वालिटी डिसीजन लेना होता है सोच के, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि टाइम निकल जाए हाथों से। सही है, उसके बाद कोई फायदा नहीं है जब टाइम निकल जाए। सही है, तो पश्तो में एक कहावत है, आप लोगों में से किसी को पश्तो आती है? नहीं आती? बिल्कुल, मैं पश्तो में सुनाऊंगा पहले, फिर मैं उर्दू में मैंने आपको समझाना है। ये टाइम के लिहाज से, जब टाइम गुजर जाए फिर कोई फायदा नहीं होता। सही है, तो वो एक उर्दू में भी है कहावत, वो कौन सी है, याद है किसी को? अब क्या? हाँ, ये तो पश्तो में है, शेख्तर तेरशी नकरी से पा देवाल तबा। आप कहेंगे ये कौन सी जबान कही है इन्होंने। इसका मतलब है कि जब ईद गुजर जाए तो मेहंदी फिर आप दीवार पे ताप दे। यानी मेहंदी जो है लड़कियां नॉर्मली ईद के लिए करती है ना, अब ईद गुजर जाए और फिर आप कौन ले आए अपने बहन के लिए, सपोज करें उन्होंने पहले आपको कहा था और आप भूल गए थे या जो भी मसला था, और बाद में ले आए, बहन के लिए हो, अम्मी के लिए हो, जिसके लिए भी हो, बाद में आप ले आए, तो फिर उसका क्या फायदा? टाइम पे लाना था ना, असल जो टाइम था वो तो ईद ही था। तो वो पश्तो में कहावत इस तरह है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये पश्तो में है, किसी से पूछ ले, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, किसी से भी पूछ सकते हैं। सही है, तो जब गुजर जाए उसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो जो डिसीजन मेकिंग की मैं बात कर रहा हूं, सही है, जॉक्स अपार्ट, तो डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दी चीजें कवर होती है। सही है, लोकल लेवल पे, क्योंकि उनको हेड ऑफिस तक नहीं जाना पड़ता एक एक चीज अप्रूव करने के लिए। लोकल टीम्स फील मोर एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक जूनियर्स को ऑटोनॉमी नहीं देते, उनको अथॉरिटी नहीं देती, वो लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं। आप परेशान हैं, बोर हो रही हैं? अच्छा, समझ आ रही है वैसे? सही, तो जब आप जूनियर्स को अथॉरिटी देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें एक किस्म से इनर प्राइड फील होती है कि हाँ यार मुझे भी कुछ समझा जा रहा है, मेरी भी कोई वर्थ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज करें मैं कंपनी में हूँ और मैं एक जूनियर एम्प्लॉई हूँ, अब नया, सपोज करें मैं नया आया हूँ और मुझे हर कोई आके भाई मुझे सुना रहा है, मुझे बातें सुना रहे हैं, मुझे खींच रहा है कि यार तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, वो गलत किया। सही है, या मुझसे छोटे मोटे काम करवा रहे हैं, ये जाके प्रिंट कर दो, ये जाके कॉपी कर दो, ये कर दो, मार्केट जाके जरा ये ले आओ, वो ले आओ, मुझे असल काम नहीं दे रहे।
सही है, या मुझे अथॉरिटी नहीं दे रहे कि यार ये काम तुम खुद कर लो, सही है, और फिर बाद में आके सिर्फ मुझे रिव्यू करा लेना, और बस मेरा तुम पे ट्रस्ट है कि भाई तुमने सही किया होगा, सिर्फ मुझे रिव्यू करा लेना। तो फिर इंसान को एक किस्म से इनर सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ यार मेरी भी कोई वैल्यू है, मुझे कोई बंदा कंपनी का कोई काम दे रहा है, या दूसरे साइड पे फिर आपको वो कह रहा है कि यार नहीं यार मेरा इस तरह खास ट्रस्ट ने आप काम खराब करके दोगे, और हर दफा पे वो आपको यही कहता है, तो वो गलत है। आपको डिससेटिस्फेक्शन फील होती है, डीमोटिवेटेड आप फील करते हैं। आपको अगर वहां पे ज्यादा भी पैसे मिले, क्योंकि सब कुछ पैसे नहीं होते, सही है, तो जब आपको कंफर्ट जोन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अथॉरिटी मिलती है, कोई काम मिलता है, तब आप मोटिवेटेड फील करते हैं, सही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से होता है कि लोकल टीम्स जो है उनके पास अथॉरिटी आती है, वो हर एक चीज के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए वो हेड ऑफिस से मिन्नतें नहीं कर रहे होते, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं, और वो अच्छे से काम करते हैं। फिर कैन एडॉप्ट पॉलिसीज बेस्ड ऑन कल्चर लोकेशन, ये मैंने कवर कर लिया ये पॉइंट, सही है, कि पॉलिसीज जो वो बनाते हैं, जिस तरह मैंने सेल्स चैनल का कहा, तो जो पेशावर वाले हैं वो अगर डिस्काउंट फॉर एग्जांपल दे रहे हैं अपने रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, तो डिस्काउंट अपने इलाके के मुताबिक दे रहे होंगे, सही है। इस तरह लाहौर वाले जो है, सपोज करें उन्हें पता है कि यार हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लाहौर में ज्यादा डिमांड है, अब सपोज करें उन्होंने स्टिंग बेचना है, स्टिंग शायद हो सकता है लाहौर में उसकी ज्यादा डिमांड हो, लोग ज्यादा पीते हो, शायद पेशावर साइड पे लोग ना पीते हो, पेशावर साइड पे लोग जामी शीरी पी रहे हो, सही है, डिफरेंस हो सकते हैं ना, कल्चर की बात होती है। तो वहां पे अगर उन्होंने डिस्काउंट देना तो ज्यादा डिस्काउंट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार स्टिंग कोई नहीं खरीदता, कम लोग खरीदते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा डिस्काउंट्स देंगे, ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट्स रखेंगे ताकि वो लोग आए और ज्यादा खरीदें। लेकिन लाहौर वाले बंदे को पता ही है कि यार स्टिंग कहीं ना कहीं बिकना ही है, चाहे मैं एफर्ट्स डालूं या ना डालूं, हमारी एक सेट पोर्शन है जो कि उस पोर्शन तक तो हमारे बिक ही जाते हैं, तो वो अगर 5-10% भी सिर्फ डिस्काउंट दे तो उससे भी एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, लेकिन वहां पे अच्छा खासा डिस्काउंट देना पड़ता है, सही है। या लोगों को क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलॉट करना होता है। क्रेडिट पीरियड मैंने आपको समझाया, क्रेडिट का मतलब कर्ज, तो क्रेडिट पीरियड यानी कर्ज का जो ड्यूरेशन है, अगर लाहौर में आप उनको 10 दिन का टाइम दे रहे हो कि यार 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दें, जो हमने आपको स्टिंग के कॉटन्स बेचे हैं या जो भी है, गाड़ी आ गई आपकी तरफ, तो 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दें, तो वहां पे वो महीने 2 महीनों तक भी टाइम दे देते हैं, सही है। तो लोकल मार्केट नीड्स उसमें कवर हो जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में। लेस रिस्क, इफ वन सिस्टम फेल्स इज इट्स नॉट ऑल सेंट्रलाइज्ड, ये अच्छा पॉइंट है। जैसे मैंने आईआईटी का कहा कि आईआईटी का जो सिस्टम है अगर हेड ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं, अब सपोज करें कि वो जो चीजें अपलोड भी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कंप्लीट वो होता है, आपने शायद कभी देखा हो या नहीं देखा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कहीं आईआईटी वाले साइड पे गए हैं, कहीं कोऑर्डिनेशन में गए हैं, तो उसमें कोई अजीब सी बड़ी सी अलमारी होती है, उसमें उन्होंने वो सीपीयूज जैसी चीजें सही ज्यादा रखी होती हैं, उसमें तारें लगी होती हैं, बहुत ज्यादा कोई अजीब किस्म का सिस्टम होता है। अब ये होता है कि जितने आईटी के सॉफ्टवेयर या जितना भी डाटा है वो उसमें सेव हो रहा होता है, सही है, हार्ड फॉर्म में, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, तो जरा बड़े लेवल पे होते हैं। अब सपोज करें कंप्यूटर तो सही है, डैमेज हो गया जो भी है, तो उधर डाटा पड़ा है, अब पूरा ऑफिस से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत आ गई, वो जल गए या कोई भी मसला है, सही है, फनी बात नहीं कर रहा यार, टेंस सिचुएशन है, तो कोई मसला आ गया खुदा ना खास्ता, और ऑफिस का जो सिस्टम है वो सारा का सारा डैमेज हो गया, वो जो जहां पे डाटा सेंट्रलाइज पड़ा है। अब सोचें 5 ब्रांचेस हैं इस कंपनी के पूरे पाकिस्तान में, और सारा डाटा इधर ही सेव था, अगर ये गया तो भाई कंपनी तो गई, डाटा ही था। हमने कल क्या पढ़ा था ऑफिस के हवाले से, इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सपोर्ट फंक्शन है, असल चीज तो इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन हम कहां सेव करते हैं आजकल के जमाने में, डिजिटलाइज होते हैं ना आईटी, तो जब कंप्यूटर्स में वही वही सारा डाटा पड़ा था, तो डाटा गया तो कंपनी तो गई, डूब गई कंपनी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फायदा होता है कि जब हर ऑफिस में अलग अलग से डाटा स्टोर हो रहा है, अपनी तरीके से वो चला रही हैं, तो अगर कहीं एक ऑफिस में खुदा ना खास्ता आग लग भी गई, कोई मसला आ गए और उनका वो सिस्टम खराब हो गए, तो पूरी कंपनी का नुकसान नहीं है, लेस रिस्क होता है, ये बात चल रही है, सही है। अब ये बहुत अच्छी चीज है कि वो कह रहे हैं यार विच वन इज बेटर, तो कोई हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, हम इसको एग्जैक्ट बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये डिपेंड करता है, मैं बार बार कह रहा हूं, डिपेंड करते हैं साइज ऑफ कंपनी पे, सही है, लोकेशन ऑफ कंपनी पे, साइज का मैंने बताया छोटे ऑर्गेनाइजेशन से तो नॉर्मली वो चीजों को सेंट्रलाइज रखते हैं, सही है, ताकि कंट्रोल रहे,
और अगर ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेवल पे हैं तो मजबूरन उनको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। सही है, क्योंकि उनकी कॉस्ट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यूएस की कंपनी है, सही है, और उन्होंने अगर एम्प्लॉइज या जो भी है आईटी आईटी चलो चले देख ले, अगर आईटी उन्होंने सेंट्रलाइज रखनी है तो सही है, एक जगह से तो ऑपरेट करिए, डुप्लीकेशन कम है। लेकिन जो उन्होंने आईटी के लोग रखने हैं उनको डॉलर्स में पेमेंट्स होते हैं, सही है। तो वो जो डॉलर में पेमेंट करते हैं और इधर पाकिस्तानी करेंसी को आप कन्वर्ट, मतलब डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दे तो आजकल का डॉलर तकरीबन कितने का है? 275 ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि 275 टाइम्स ऑलमोस्ट उनको आप ज्यादा पे कर रहे हो। तो इधर आके वो आप इजीली वो कर, सपोज करें कोई इधर आईटी का जो भी है, कोई जूनियर एम्प्लॉय है या कोई मैनेजर लेवल पे है, उनको सपोज करें यूएस में जो आप पे कर रहे हो पाकिस्तानी, कोई समझिए कोई 10 लाख बन जाते हैं। ये बहुत कम मैं बता रहा हूँ, सही है, वहां के आईटी मैनेजर लेवल पे होते हैं तो अच्छे खासे कमा रहे होते हैं। 10 लाख हम नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ आप उसी मैनेजर लेवल के बंदे को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे हायर करते हो, सही है। बाकी कंपनी लोकल जो पाकिस्तानी कंपनीज होते हैं उनको 80,000, 70,000 पे वो रख रही होती हैं, आप उनको 1.5-2 लाख ऑफर करते हो, वो नाच रहे होते हैं, यार हाँ यार 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, बाकी कंपनीज की बनस्बत मुझे 3 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है। उस बेचारे को पता नहीं कि उधर 10 लाख जो है, जो एफर्ट्स 10 लाख के लिए डाल रहे हैं, मुझे उन्होंने 2 लाख में हायर कर लिया। दोनों का फायदा, वो भी खुश, कंपनी भी खुश। कंपनी को 8 लाख की सेविंग, 80% सेविंग हो गई है, सही है। और ये भाईजान भी खुश, 3 टाइम्स इसकी सैलरी बढ़ गई है। ये इसी तरह होता है। आज जब एसीसीए करेंगे ना तो मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स बल्कि इवन है कि एक तो होते हैं ऑडिट फर्म्स जो कि पाकिस्तान में है, जिस तरह मैं ऑफिस रोजाना जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो हमें रुपीज में ही पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं, यूएस बेस्ड है, फर्म्स उसे कहते हैं, यूएस बेस्ड है, यूएई बेस्ड है, यूके बेस्ड है, सही है, कि उनके असल ऑफिस होते हैं वहां बाहर, यूएस में, यूएई में या यूके में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स ही होते हैं, ऑडिट्स वगैरह करा रहे होते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज होते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड चीजें होती हैं, बुक कीपिंग होती है। लेकिन वहां उन्होंने बस एक ऑफिस खोला होता है, रजिस्टर्ड किया होता है, उनके क्लाइंट सारे बाहर के होते हैं, उन्हें पाउंड्स में पेमेंट आती है, लेकिन काम सारा कहां से चल रहा है? यहाँ पाकिस्तान से। इस जौहर टाउन में इतने ज्यादा फर्म्स है, इतने ज्यादा फर्म्स, यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड, यूएई बेस्ड, सही है। उसमें एसीसी वाले लड़के मतलब 10-12 पेपर्स करके पास करके वो चले जाते हैं, वहां पे उनकी हायरिंग हो जाती है, साथ साथ पढ़ भी रही हैं, एक एक पेपर भी निकाल रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। उनके टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिमोट बेस पे भी आप घर से भी काम कर सकते हो, और अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो तो वो सेकंड टाइम होते हैं, 1-2 से लेके वो रात के 10-11 बजे तक टाइमिंग होती है, क्योंकि हमारे यूके के टाइमिंग में फ़र्क है। तो वो अच्छे खासे कमा रहे हैं। अगर नॉर्मली आपको पीडब्ल्यूसी या केपीएमजी में आपको 30-40 मिल रहे हैं, 40-50 मिल रहे हैं, तो वहां पे आपको 80-1 लाख आप क्वालिफिकेशन से पहले कमा रहे होते हैं। और जो लोग वहां पे क्वालिफाइड बैठे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका अगर 1 आध साल का एक्सपीरियंस है, वो 1.5 लाख तक से ऊपर कमा रहे हैं। क्वालिफाइड तक नहीं, उनके अभी तक 1-2 पेपर रह रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो वो क्या बात होती है? वो यही बात होती है, वो 1.5 लाख उनके लिए कुछ नहीं है। वो अगर वहां पे एम्प्लॉइज हायर करें तो उनकी बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है फिर। तो यहाँ से लोग बैठे होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स तो वही है ना, उन्होंने तो क्लाइंट्स ने तो पाउंड्स में पेमेंट करनी है, वो कमा रहे हैं पाउंड्स में, और उनका खर्चा किस में है? रुपीज में। तो ये आजकल ये सारा सिस्टम ही ऑलमोस्ट यहीं पे शिफ्ट हो रहा है कि जितने भी बाहर की कंपनीज हैं वो बैक ऑफिस बना रहे हैं। बैक ऑफिस का कंसेप्ट आपने सुना होगा। बैक ऑफिस यही होते हैं कि यार जो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी ज़रा लो है या जिनकी जो करेंसी है वो ज़रा डीवैल्यूड है, तो वहां जाके वो बैक ऑफिस बनाते हैं, सही है। इसलिए तो बाहर ममालिक में सारे आपको इंडियंस देखेंगे, अफगानी लोग देखेंगे, पाकिस्तानी लोग देखेंगे, क्योंकि वो कम पैसों के लिए मान जाते हैं, सही। तो विच वन इज बेटर, ये डिपेंड करता है, सही है। अ स्मॉल फर्म माइट प्रेफर सेंट्रलाइजेशन टू कीप कंट्रोल, मैंने जो बताया आपको, सही है। अ लार्ज ग्लोबल बिजनेस माइट डिसेंट्रलाइज टू सर्व डिफरेंट रीजन्स इफेक्टिवली, तो हमने बात की, सही है। ये आप पढ़ लें, एग्जाम्पल भी पढ़ लें, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह वो कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। ये आप लें। अच्छा, मुझे 2 मिनट दे, मैं ये फाइल डाउनलोड करके ओपन कर लेता हूँ। हाँ।
अच्छा देखिए जनाब, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम तो वैसे कम है, 12 मिनट ही है, मुश्किल है आज खत्म हो जाए। चले, वो काम भी नहीं कर रहा, चार्जर ही खत्म हो गई, चार्जिंग खत्म हो गई बेचारे की। हाँ शुक्र है। अच्छा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। वैसे तो अगर लफ्ज़ को देखें तो इसका मतलब है कि कंपनी में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक रूल्स के तहत वो चीज़ें चलनी चाहिए। उसके पीछे बैक एंड पे कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ पॉलिसीज होने चाहिए सेट। सही है। पॉलिसी मैनुअल्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं या वो ऑनलाइन फॉर्म में पड़े होते हैं, पीडीएफ फॉर्म्स में पड़े होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किए जाते हैं कि भाई जो भी आप काम कर रहे हैं वो इन पॉलिसीज़ के तहत करें। सही है। तो जनरल पॉलिसीज होते हैं और वो उन्होंने फॉलो करने होते हैं। तो ज़रा हम इसको आज डिटेल में कवर करते हैं कि वो जो आपने अल्फाज सुने हैं शायद उसमें कुछ हो, मिसकंसेप्शंस आपके क्रिएट हुए हों, कन्फ्यूजन्स हो, वो हम दूर करते हैं। अब 3 अल्फाज है, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने आगे एक आपके लिए एक्टिविटी भी रखी है, वो हम देखेंगे कि इन 3 अल्फाज के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे हम इसको एक ही देख रहे होते हैं कि पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन नहीं, इन तीनों जो है अल्फाज में डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइड डिफरेंसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप असल में है कि यार स्टेप 1 ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। सही है। तो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, पॉलिसी का क्या मतलब है? पॉलिसी का मतलब है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे आप जनरल रूल्स बनाते हैं। सही है। जनरल गाइडलाइंस बनाते हैं। सही है। कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कि यार आप लोग अगर ऑफिस आते हो तो सपोज करें आप लोगों ने ड्रेस ऐसी पहननी है, फॉर्मल ड्रेस में आना है। ये नहीं कि भाई कोई शलवार कमीज पहन के आ रहे तो कोई ट्रैक सूट पहन के आ रहा है। सही है। ये ऐसे नहीं चलेगा। या जीन्स पहन के आ रही हैं, कैजुअल शर्ट्स पहन के आ रही हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर इनकंसिस्टेंसीज आ जाते हैं। लोग अपने ड्रेसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं और काम पे कम फोकस करते हैं। तो एक सेंट्रल ड्रेस रखते हैं कि यार जो है मर्द हजरात उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहननी है, यानी ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट। और जो है अगर गर्ल्स वाला जो साइड है, फीमेल, उन्होंने भी अगर ड्रेस पहनने हैं तो अगर वो बुर्का पहन रही हैं तो बुर्का भी एक अच्छे शेप का, वो फॉर्मल शेप का होना चाहिए। और अगर वो बुर्का नहीं पहन रही तो उनका जो ड्रेस है वो इस तरह होना चाहिए कि वो एक फॉर्मल तरीके से उनको रिप्रेजेंट करे। सही है। ये नहीं कि भाई वो सितारों वाले और वो जो डेकोरेट हुए होते हैं जिस तरह लोग शादियों में पहनते हैं, वो नहीं। सही है। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि यार यही चीजें ऐसी ऐसी होनी चाहिए। ड्रेस के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से कि यार आप लोगों ने 9 बजे की अगर टाइमिंग रखी है तो ज्यादा से ज्यादा 9:30 तक आप लोग आ जाएं। इससे अगर कोई लेट हो तो फिर आपकी सैलरी में से डिडक्शन होगी। तो ये जनरल गाइडलाइंस जो होते हैं वो बैक एंड पे पड़े होते हैं, हर कंपनी ने बनाए होते हैं। और हर कंपनी अपने हालात को देख के, अपनी कंडीशंस को देख के वो पॉलिसीज बनाते हैं। अब कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि वो 8:30 बजे से उनकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं पे 9 बजे लोग जा रहे होते हैं, कहीं पे 10 बजे। जैसे मेरी कंपनी है तो वहाँ हमारी जो है टाइमिंग वो 8:30 से 5:30 है। सही है। तो नॉर्मली 8:30 से 5:30 है, 8:30 बजे कोई नहीं आता, लेकिन उसमें ये है कि 9, 9:30 इसके बाद लोग आराम आराम से आ रहे होते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कि कोई बंदा 12 बजे आ रहा हो। सही है। तो ये होते हैं जनरल गाइडलाइंस जो कि बैक एंड पे पड़े होते हैं ताकि एम्प्लॉयज को गाइड किया जाए कि यार आप लोगों ने कैसे चलना है ऑर्गेनाइजेशन में। जनरल चीजें होती हैं, जनरल गाइडलाइंस। सही है। तो अ गाइड टू बी फॉलोड इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांस। इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इसलिए कह रही हैं कि हर सर्कमस्टांस के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी उन्होंने बनाई होती है, जनरल गाइड बनाई होती है। जैसे टाइमिंग के लिए अलग है, ड्रेसिंग के लिए अलग है। अगर आप लोग ऑफिस जाके आपको चाय मिलती है तो उसकी एक अलग सी पॉलिसी होती है कि यार जूनियर एम्प्लॉयज हैं बेचारों को सिर्फ एक दफा चाय मिलती है। सही है। वो भी मशीन वाली चाय मिलती है। सही है। और जो मैनेजर्स लोग होते हैं उनको कॉफी भी मिल जाती है। सही है। लेकिन वो भी मशीन वाली कॉफी। और जो डायरेक्टर या उससे ऊपर के लोग होते हैं उनको ग्रैंड की हुई कॉफी मिलती है, वो जो खुद बनाते हैं। तो ये पॉलिसी पॉलिसी है। सही है। तो ये भी एक गाइड यानी सेट सर्कमस्टेंस के मुताबिक जो गाइडलाइंस होते हैं एम्प्लॉइज के लिए, हर एक सर्कमस्टेंस में अलग अलग ये पॉलिसीज है। सही है। फिर प्रोसीजर्स क्या है, इसी के साथ कनेक्टेड है। अब पॉलिसी बन गई है, अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उस पर एक्ट कैसे करना है, वो उसके लिहाज से जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। समझ गए? ऊपर से गुजर गए।
फुल। अच्छा, मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। सही है, पहले पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो आपको स्टेप्स बताए जाते हैं कि यार आपने पहला ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर्स। पॉलिसी में मुझे कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर रहा, बस एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस है, उसके लिहाज से मुझे बताया जाता है कि यार इसके लिए ये गाइडलाइन है या इसके लिए ये रूल है, या आपने फॉलो करना है। प्रोसीजर में आपको उस सर्कमस्टेंस से रिलेटेड या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है, यानी उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सही है। यानी एक ये है कि यार आप सपोज करें, आप जो छोटा बच्चा है वो अभी कुछ सीख रहा है, सही है, चलना सीख रहा है, सही है, और बस आप ये करते हो कि यार आप उसके सामने वो या उसको बात कर ले, उसके सामने बात कर लेते हो कि यार आप उठो और चलने लगो, सही है, तो ऐसे वो नहीं चलेगा। या आप उसके सामने चल लो और आप उसे कह रहे हो कि ऐसे चलना है, लेकिन जब आप उसे उंगली से पकड़ते हो, सही है, और उसको अपने साथ लेके चलते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाते हो कि पहला ऐसा पैर रखना है, फिर ऐसा रखना है, क्या क्या सिखा रहा हूं यार, सही है। फ्यूचर के लिए। तो ये आप जो उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हो ना, इसको हम प्रोसीजर कहते हैं। तो नॉर्मली यार प्रोसीजर भी यही होती है जो हम जनरल लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार इस काम के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की बात कर रहे होते हैं। सही है। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ अ पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड और अचीव्ड। वही जो मैंने बात की, पॉलिसी आ गई है, जनरल गाइडलाइन, फिर प्रोसीजर्स हमें बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होती है वो हमें बताती है कि यार अब जो पॉलिसी है जो इंप्लीमेंट की गई है उसके ऊपर हमने एक्ट कैसे करना है, ये प्रोसीजर्स है। सही है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिस सिंपल, ये जो हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात की, इसमें से कोई ऐसी गाइडलाइन कि जो ऑलरेडी उस पर काम हुआ हो पास्ट में और उसकी वजह से इफेक्टिव रिजल्ट्स निकल आए हो, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। अब सिंपल सिंपल हम एचआर की बात लेते हैं कि यार कंपनी में हमने एम्प्लॉइज को फायर कैसे करना है, कैसे उनको निकालना है। तो एक सिंपल पॉलिसी होती है कि यार आपकी अगर परफॉर्मेंस खराब हो तो हम आपको फायर कर देंगे। सही है। या पॉलिसी है कि यार आपने अपने परफॉर्मेंस को एक सेट लेवल तक बरकरार रखना है। कैसे बरकरार रखना है, उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, आपके साथ लाइव मीटिंग्स की जाती हैं, फेस टू फेस मीटिंग्स की जाती हैं, कोई आपको इश्यूज हैं तो वो एड्रेस करने के लिए आप कोई इंटरव्यू किया जाता है, एचआर की तरफ से आपके साथ डिस्कशंस होते हैं, डायरेक्टर की तरफ से कि यार आपको कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई आपको मसले मसाइल तो नहीं है, पानी आप उनको पिला सकती है अब भाई को, हाँ दे दे जरा उन्हें, नहीं नहीं पी लो यार, कोई मसला नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे, बेस्ट प्रैक्टिस की। तो जो मैंने आपको बताया कि यार सबसे पहले पॉलिसी कि आपने परफॉर्मेंस को एक्सेट लेवल पे मेंटेन रखना है, लेकिन प्रोसीजर्स क्या है, कैसे मेंटेन रखना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होते हैं या लाइव यानी फेस टू फेस ट्रेनिंग्स होते हैं। हर कंपनी में होते हैं, जैसे हमारे होते हैं एनुअल ट्रेनिंग्स, वो जो भी हमारा बैच है वो एनुअल बेसिस पे ट्रेनिंग हॉल में आके बाकायदा सीनियर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स ये हमारे ट्रेनिंग्स कराते हैं। ऑडिट के हवाले से हमें सारे प्रोसीजर्स बताते हैं कि ऑडिट कैसे करना है, आप लोगों ने कंपनी के ऑडिट पे जाना है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं मार्केट में जो आप लोगों ने इस दफ़ा ऑडिट में एड्रेस करने हैं। ये प्रॉपर 10-12 दिन की ट्रेनिंग्स होती है। सही है। इसके अलावा हर महीने हमें ईमेल्स आती हैं, वहाँ एक लिंक शेयर होता है और हमें कहा जाता है कि यार ये लिंक क्लिक करके आप जाके मैच ना देखें, जाके आप लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करें। तो उसमें ये होता है कि पहले एक पैसेज टाइप उन्होंने दिया होता है ऑडिट और डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो हम ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करते हैं। अगर उसमें हमारा सेट स्कोर आ जाए तो सही है, वरना जब तक हमारा वो स्कोर अचीव नहीं होता तब तक वो बार बार फेल हो रहा होता है और हमारा जो है वो वहाँ पे मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के सामने स्टेटस आ रहा होता है नॉन कंप्लाइंट, यानी अभी तक ये कंप्लाई नहीं कर रहा, इसने कंप्लीट नहीं किया। तो फिर इवन हमें शो कॉज नोटिस भी मिल सकता है कि यार इस बंदे को नोटिस दे दो, इसको वार्निंग दे दो, और अगर फिर भी नहीं कर रहा तो इसको फायर कर दें। सही है। तो अब ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये जो ट्रेनिंग्स मुझे मिल रही हैं उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए। सही है। तो ये मुझे प्रोसीजर्स डिफरेंट मेरे लिए रखे गए हैं कि यार इस तरह आप परफॉर्मेंस को
मेंटेन रख सकते हो, उसको बूस्ट कर सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? अब बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब यह है कि यार पास्ट में किसी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो ये हमारा नॉर्म बन गया। सही है, फैमिलीज में होते हैं ना कि यार हमारे बाप दादों ने ये किया था तो हम भी यही करेंगे। सही है, या जैसे होते हैं मैं फिर से क्रिटिसाइज किसी भी कौम को नहीं कर रहा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं अच्छा समझाने के लिए। जैसे अब पठानों में हमारे साइड पे है कि यार जो है फीमेल या जो लड़कियां हैं वो नॉर्मली उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते कि यार आप लोगों ने नहीं पढ़ना। तो वो क्या कहते हैं, हम जब पूछते हैं ये रीजनिंग करते हैं, हालांकि अच्छी बात नहीं है, उनको पढ़ने देना चाहिए, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूं। लेकिन अब इसमें क्या है, अगर आप अब्बू से बात करते हो क्या कहते हैं कि भाई हमारे टाइम पे भी ये होता था तो अब भी यही होगा। ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस। सही है, यानी यार यही प्रैक्टिस चलती आ रही है और हमें अच्छा लगता है, यही प्रैक्टिस अच्छी है और इसके अच्छी रिजल्ट्स हैं तो हम भी यही चलाएंगे। बस आंख बंद करके भी सोचना नहीं है कि ये चीज सही है कि नहीं है, बस ये चलती आ रही है तो हम भी चलाएंगे। सही है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एक चीज सेट की गई होती है कि यार पास्ट में ये हुआ है, उसकी ये ट्रीटमेंट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय ने ये एक्ट किया था, ये कोई हरकत की थी, उसकी परफॉर्मेंस खराब थी या उसने छुट्टियां की थी 3-4 दिन और किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया था कि यार मैं क्यों छुट्टियां कर रहा हूँ, कोई रीजनिंग उसने नहीं दी थी, कोई मेडिकल इशू नहीं था, ऐसी बस उसने छुट्टियां कर ली और फिर उसको अगले दिन टर्मिनेट कर दिया गया कि यार आप जाओ छुट्टी कर लो, टाटा बाय बाय। तो वो जब 2-3 एम्प्लॉइज को उन्होंने ऐसे निकाला ना तो बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। तो वो भी आपके पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस उस मैनुअल का हिस्सा बन जाते हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि यार पास्ट में ये हुआ है तो अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे साथ भी यही होगा। तब तीन शक्लों में हमें चीजें मिलती हैं गाइडलाइंस, या तो वो पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस हैं, या तो वो प्रोसीजर्स हैं, मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा रही हैं कि यार पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और या वो ऑलरेडी किसी के साथ हुए हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं और वो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है, यानी वो हमारी नॉर्म बन जाती है। सही है, जैसे होते हैं शादी के त्योहारों में कि यार वो करते हैं कि यानी कहीं पे सेट रूल नहीं होता कि यार ऐसा ही करना है, लेकिन होते हैं लोगों ने रस्म रिवाज बनाए होते हैं, पर रस्म रिवाज क्या होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। सही है, जैसे कि वो होता है कि हमारे यहाँ वो शादी के क्या आज मैं कि किस चीज के पीछे पड़ गए हैं यार, पठानों के पीछे बेचारे। तो एक हफ्ते बाद वो सलामी टाइप होती है कि वो जो लड़का आता है तो अपने ससुराल की तरफ, तो वो करते हैं कि यार वो उससे वो जूते छुपा लेते हैं, शायद आप लोगों की भी हो, फिर उससे पैसे लेते हैं। अब कहीं भी ये नहीं है यार, ये कोई सेट रूल है नहीं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है, किया जाता है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। बहुत भी आप छलांगे लगाओ कि मैंने नहीं करना, नहीं यार फंस गए हो। सही है, तो दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं फनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को नींद ना आए, वो भाई साहब बोर हो गए थे। सही है, तो जगाना भी है उनको। अच्छा, ऐसे एग्जांपल से खुश होकर फिर जाग जाते हैं, फुल एक्टिव हैं अभी, इनका कुछ कराएं। सही है, तो अ कंपनी माइट हैव अ पॉलिसी दैट ऑल एम्प्लॉइज मस्ट रिपोर्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन 5 डेज। ये 1 मिनट, हाँ सही है सही है सही है सही है। ये जो 3 है ना, ये असल में मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, एक पॉलिसी की है, एक प्रोसीजर की है, एक बेस्ट प्रैक्टिस की है। सही है, तो आप पॉलिसी जनरल गाइडलाइन देखें, अ कंपनी माइट हैव अ पॉलिसी दैट ऑल एम्प्लॉइज मस्ट रिपोर्ट, बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ। माइट हैव अ पॉलिसी दैट ऑल एम्प्लॉइज मस्ट रिपोर्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन 5 डेज। रिपोर्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि नॉर्मली जिस तरह हम ऑडिट फर्म में भी ये ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, हम ऑडिट्स पे जाते हैं, स्टॉक काउंट्स पे जाते हैं, 6 महीने बाद जब भी ऑडिट स्टार्ट होता है तो हम स्टॉक काउंट्स, कैश काउंट्स पे जाते हैं। अब जैसे बैंक के ऑडिट होंगे, सही है, तो मैंने भी एक बैंक के ऑडिट पे इंशाल्लाह जाने हैं अब कुछ दिनों में। मैं बैंक का नाम नहीं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो उसमें ये है कि हम ऑडिट पे जाने से पहले जब ईयर एंड होता है तो हम कैश काउंट पे जाते हैं, यानी बैंक जाके बैंक में जो भी कैश पड़ा है वो हम काउंट करते हैं। सही है, प्रॉपर। तो वो जो उनका होता है ना, आपने वो फिल्मों में देखा होगा, ड्रामों में, काफी इंटरेस्टिंग होता है। मैं भी जब पहली दफा जा रहा था बहुत कोई मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार ये कैसा होगा, ये वो, क्योंकि हमने जस्ट फिल्मों में देखा होता है यार, वो जो एक फुल एक स्टेयरिंग टाइप एक चीज होती है, वो एक लॉक टाइप, वो उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं और कोई 3 से 4 किस्म की चाबियां लगा के वो खोल लेते हैं, 2-3 बंदे इकट्ठे मिलके और फुल उसको खींचते हैं, बहुत भारी होता है। और फिर उसके अंदर जाके वो सारा कैश ढेर सारा पड़ा होता है, उसके बंडल्स पड़े होते हैं, डिपेंड करते हैं बैंक कितना बड़ा है। सही है, तो
ये बाकायदा हम जाते हैं और उसकी कैश काउंट करते हैं, हमारे सामने निकालते हैं। 2 किस्म के होते हैं, या तो हम फिजिकल खुद काउंट कर सकते हैं, या नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं अच्छे, बल्कि इवन आजकल तो जितनी भी है ऑलमोस्ट सारों पे वो मशीन्स पड़े होते हैं डिजिटल। तो उसमें ये होता है, आप ऊपर से कैश डालते हो, सही है, और वो खुद उसको काउंट करके दे देता है। यानी वो ऊपर आप डालते हो, नीचे से कैश वापस वही निकल आता है सीक्वेंस में, सही है, और आपको स्क्रीन पे बता देते हैं कि ये इतने नोट्स थे, इस करेंसी के नोट्स थे, तो मल्टीप्लाई करके आपकी टोटल अमाउंट निकल आती है। जैसे अगर 50 के हमने 100 नोट्स डाले थे, तो वो क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई 50, तो आपको फाइनल अमाउंट बता देते हैं। तो इस तरीके से वो काउंट्स चल रहे होते हैं। तो ये जो मैंने बात की ना ट्रैवल एक्सपेंसेस की, तो जब भी हम जाते हैं डिफरेंट सिटीज जाते हैं, पिछली दफा मैं मुल्तान गया था, फैसलाबाद गया था, गुजरावाला में अकाउंट था, सही है, बैंक्स की, कंपनीज के। तो हम जब भी जो भी हमारा खर्चा हो जाता है ट्रैवल का, 10,000, 15,000, 20,000, तो वापसी पे आके वो हम कंपनी से क्लेम करते हैं। तो अब जैसे इन्होंने लिखी है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है कि यार आपने 5 दिन के अंदर अंदर क्लेम करना है। अब कोई बंदा उसने एक्सपेंस लगा दी है और वो 5 महीने बाद आके कह रहा है कि यार मेरे तो वो दिसंबर में पैसे लगे, तो मुझे अभी दे दे। कहेंगे यार ये कौन सा तरीका है? मतलब एक चीजें का सिस्टम चलती है, पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक चलती है ना, क्योंकि अकाउंट्स हर महीने क्लोज हो रहे होते हैं। अब अकाउंट्स वाले बेचारे भाई, आप उनके पास 5 महीने बाद जाओ, उन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है, तो उस महीने में वो दे सकते हैं, लेकिन 5 महीने बाद जाके या तो उनके पास पैसे उस तरीके से नहीं होंगे, अगर है भी तो वो सारे अकाउंट्स को डिस्टर्ब करके आपको पैसे तो नहीं दे सकते ना, वो अकाउंट्स क्लोज हो चुके होते हैं। तो ये जनरल पॉलिसी है कि यार आपने 5 दिन के अंदर अंदर अपना ट्रैवल एक्सपेंस क्लेम करना है, यानी उनसे उनको आपने सपोर्टिंग्स देने हैं कि ये मेरे पैसे ऐसे ऐसे लगे हैं, एविडेंसेस देने हैं, और फिर आपको अपने पैसे देते हैं। तो ये एक जनरल पॉलिसी है। फिर प्रोसीजर की तरफ आते हैं, टू फॉलो, वही उसी के साथ कनेक्टेड है, टू फॉलो द ट्रैवल एक्सपेंस पॉलिसी, सही है, द प्रोसीजर माइट रिक्वायर फाइलिंग अ फॉर्म। अच्छा, पॉलिसी क्या है कि 5 दिन के अंदर अंदर क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है, ये प्रोसीजर्स हैं। वही मैं बात कर रहा था ना, पॉलिसी, जनरल गाइडलाइन, फिर उस पर एक्ट कैसे करना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो प्रोसीजर्स है। तो देखिए, पहले उन्होंने बात की ट्रैवल एक्सपेंस हमने क्लेम करना है 5 दिन के अंदर अंदर, ये पॉलिसी है जनरल। लेकिन अब कैसे क्लेम करना है वो आपको बता रहे हैं, द प्रोसीजर माइट रिक्वायर फाइलिंग फॉर्म। आप पहले एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें अपने सारे डिटेल्स लिखते हैं कि यार इस दिन पे मेरे पहले ये पैसे लगे, मैं लाहौर से निकला अपने घर से, मैं डायो एक्सप्रेस तक गया तो मेरे ड्राइव के इतने पैसे लगे, सही है। फिर उसके बाद मैं डायो एक्सप्रेस से मुल्तान तक गया, डायो के थ्रू, उसके टिकट के इतने पैसे थे, मुल्तान में फिर मैं क्लाइंट तक गया तो रक्शा के इतने पैसे लगे, मेरे खाने के इतने पैसे लगे, वापसी के आने के इतने लगे, टोटल मिला के आप ये सारे डिटेल्स लिखते हो एक फॉर्म के ऊपर, सही है। फिर अटैचिंग रिसीट्स यानी सपोर्टिंग्स, सही है। रिसीट का सिंपल मतलब होता है रसीद, एविडेंस, जो चीज आपने वो की है, जो एक्सपेंस आप इनकर कर चुके हैं, उसकी जो रसीद होती है। जैसे आप डाई एक्सप्रेस के थ्रू जाते हो तो जो टिकट होता है आपके लिए वो रसीद है, सही है।